हेलो दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने अभी दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को समाप्त किया है, इस वीडियो लेक्चर से हम लोग एक नए वंश खिलजी वंश की शुरुआत करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि गुलाम वंश में किस प्रकार बलबन ने एक शक्तिशाली और केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना की, किंतु उसके मरने के बाद जो उत्तराधिकारी हुए वे काफ़ी कमज़ोर हुए। बलबन के बाद सबसे पहले कैखुसरो को शासक बनाया गया, किंतु कुछ समय बाद ही उसको सुल्तान के पद से हटा दिया गया और कैकुबाद को नया शासक बनाया गया। ये भी एक अयोग्य शासक था। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था राजधानी किलोखरी की स्थापना करना। साथ ही साथ इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना नायब बनाया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इससे पहले भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पे तैनात किया गया एक कुशल सैनिक था। इसने अपना जीवन एक सामान्य सैनिक के पद से शुरू किया था। धीरे धीरे यह नायब के पद तक पहुंच गया। इसने कई बार मंगोलों को भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर हराया भी। इस तरह से कैकुबाद के बाद शमसुद्दीन क्यूमर शासक बना, जो कि बहुत ही कमजोर शासक था, और मौका पाके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उसकी हत्या कर दी और खुद दिल्ली का सुल्तान बन गया, और इस प्रकार खिलजी वंश की स्थापना हुई। तो चलिए शुरू करते हैं खिलजी वंश। अगर खिलजी वंश की बात की जाए तो खिलजी वंश ने कुल 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक टोटल 30 सालों तक शासन किया, और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले ये सबसे कम समय तक शासक थे। अगर सबसे ज़्यादा समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंश की बात की जाए तो वो वंश तुगलक वंश था। आपको पता होगा किस प्रकार बलबन ने षड्यंत्र करके नायब के पद से खुद सुल्तान बन गया। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा सुल्तान की हत्या करके खुद सुल्तान बन जाना कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि बलबन ने भी गद्दी पर नासिरुद्दीन महमूद के पुत्रों के दावों को खारिज करके जो उदाहरण पेश किया था, उससे यही संदेश मिला कि कोई भी सेना नायक स्थापित राजवंश के उत्तराधिकारियों को दरकिनारा करके गद्दी पर कब्जा कर सकता है। शर्त यह थी कि उसे अमीरों का और वहाँ के सरदारों का, साथ ही साथ सेना का समर्थन प्राप्त हो। इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। अगर खिलजियों की बात की जाए तो भारत आने से पूर्व यह जाति अफगानिस्तान के एक हेलमंद नदी है उसके तटीय क्षेत्रों में रहती थी, और जिन क्षेत्रों में वो रहती थी उसे खिलजी के नाम से जाना जाता है, और उसी के नाम पे इनका नाम खिलजी पड़ा। अगर खिलजी जाति की बात करें तो यह तुर्क की 64 जनजातियों में से एक जाति थी। तो इस प्रकार खिलजी भी तुर्क ही थे। इतिहास में खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं। खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति मानने का सबसे पहला कारण था कि दिल्ली सल्तनत का सुदूर दक्षिण तक विस्तार हुआ। आपने इससे पहले गुलाम वंश में देखा कि शासकों ने दिल्ली सल्तनत के लिए विस्तारवादी नीति को नहीं अपनाया। उनका सारा ध्यान अपने साम्राज्य का एकीकरण पे था। लेकिन जब खिलजियों का शासन हुआ तो उनका विस्तार दक्षिण में मदुरै राज तक हुआ। तो इस प्रकार उस समय की यह एक अद्भुत घटना थी। दूसरा जो कारण था जिसके कारण खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति कहा गया, वह था इससे जातिवाद में कमी आई। जातिवाद में कमी कहने का मतलब, इससे पहले जितने भी शासक हुए उच्च कुल के तथा उच्च तुर्क जाति के थे। बात करें बलबन की, तो जब बलबन भी सुल्तान बना तो उसने भी अपना वंशज फारस के अफरासियाबी वंश से जोड़ा, और यह दिखाना चाहा कि वह भी उस उच्च कुल का वंशज है। लेकिन खिलजी जो थे वो एक सामान्य सैनिक की तरह सेना में शामिल हुए थे, और उनको सिपाहियों के तौर पर नौकरियां मिली थी। इन्हें कभी भी ऊंचा पद नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से खिलजियों के गुट ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का समर्थन किया, और इस प्रकार जातिवाद में कमी आई। साथ ही साथ अन्य उच्च पदों पे दूसरे जाति के लोगों को भी, निम्न तुर्क जातियों को भी अच्छे पदों पे
नियुक्त किया गया। खिलजी क्रांति का तीसरा कारण था कि यह धारणा समाप्त हुई कि शासन केवल विशिष्ट वर्ग का ही व्यक्ति कर सकता था। जैसे हमने बताया कि खिलजी एक सामान्य तुर्क जाति थी जिसने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। इस प्रकार यह धारणा समाप्त हो गई कि केवल विशिष्ट वर्ग ही शासक बन सकते हैं। खिलजी क्रांति को खिलजी क्रांति कहने का चौथा कारण यह था कि इससे तुर्की अमीर सरदारों के प्रभाव क्षेत्र में कमी आई। कहने का मतलब है अब ऊंचे पदों पे कोई अन्य जाति या फिर निम्न तुर्क जाति भी जा सकते हैं। अगर पांचवें कारण की बात करें तो पांचवा कारण यह था कि इस क्रांति ने उलेमा वर्ग के महत्व को भी अस्वीकार कर दिया। उलेमा वे होते हैं जो मुस्लिम कानून को जानते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। तो खिलजियों ने यह किया कि उलेमाओं का काम केवल धार्मिक रह गया। उलेमाओं को राजनीति में हस्तक्षेप करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अगर छठवें कारण की बात करें जिसके कारण खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति कहा गया, वह यह था कि खिलजी वंश की स्थापना ने यह सिद्ध कर दिया कि राज्य बिना धर्म की सहायता से भी चल सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसने उलेमा वर्ग को राजनीति में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। उसका एकमात्र कार्य यह रह गया कि वह अपने धर्म के बारे में सोचे और उसी में अपना हस्तक्षेप करे। तो इस प्रकार खिलजियों ने धर्म पर राज्य की स्थापना की, ना कि राज्य पे धर्म की स्थापना की। अब कोई भी धार्मिक व्यक्ति दिल्ली सल्तनत के राजनीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। आपको पता है कि हमेशा से ही धार्मिक गुरुओं और राजाओं में युद्ध होता रहा है, अपने वैचारिक या फिर सैद्धांतिक रूप से। तो इस प्रकार खिलजियों ने धर्म पर राज्य की स्थापना की। तो हमने देखा कि इन्हीं सब कारणों की वजह से खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति कहा गया। अभी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से खिलजी वंश की स्थापना के बाद उच्च पदों पर तुर्कों का एकाधिकार समाप्त हुआ। अब अगर बात करें खिलजी वंश के संस्थापक की, तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। हमने देखा किस प्रकार इसने अपने सुल्तान क्यूमर्स की हत्या करके खुद दिल्ली का सुल्तान बना। अगर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल की बात करें तो यह 1290 से लेके 1296 ईस्वी तक कुल 6 वर्षों तक शासन किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वास्तविक नाम मलिक फिरोज था, किंतु यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम पे दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया था, यह हमने अभी जाना। कैकुबाद ने उसे आरिज ए मुमालिक का पद दिया था और साथ ही साथ कैकुबाद ने किलोखरी को अपनी राजधानी भी बनाया था। इस प्रकार से एक सामान्य सैनिक से आरिज ए मुमालिक तक यह अपनी प्रतिभा के कारण पहुंचा। जब इसने क्यूमर्स की हत्या कर दी तो कैकुबाद द्वारा बनाई गई नई राजधानी किलोखरी में ही इसने अपना राज्याभिषेक कराया। हालांकि सुल्तान बनते समय इसकी आयु 70 वर्ष थी और इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के इतिहास में यह सबसे ज्यादा उम्र में सुल्तान बनने वाला शासक था। यहीं पे एक पॉइंट हम जानेंगे कि अगर मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश में सबसे ज्यादा उम्र में शासक बनने वाला शासक कौन था, तो वह था बहादुर शाह। ये पॉइंट्स कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के साथ साथ बहादुर शाह का भी जिक्र कर दिया ताकि आप लोगों के माइंड में ये बना रहे। जब हम बहादुर शाह के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पे भी हम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात करेंगे। अगर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात करें तो उसकी जो आंतरिक नीति थी वह दूसरों को प्रसन्न करने वाली थी। कहने का मतलब ये था कि जलालुद्दीन खिलजी ने उदार निरंकुशवाद को अपनाया। इसका मतलब था कि जैसे बलबन अपने विरोधियों के प्रति क्या करता था, लौह और रक्त की नीति अपनाता था और उनका दमन कर देता था, लेकिन इसने सरदारों के साथ बड़ा नम्रता से पेश आया और साथ ही साथ उनके साथ उदारता भी दिखाई, उनको अच्छे अच्छे पद भी दिए। जलालुद्दीन कहा करता था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है।
और यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, उदारवाद और निरंकुशवाद। उदारवाद का मतलब नम्रता दिखाना था, निरंकुशवाद का मतलब होता है डिक्टेटरशिप। कहने का मतलब शासन में किसी एक ही व्यक्ति का शासन चलेगा, उसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। जो वह कहेगा वही शासन होगा। उदाहरण की बात करें तो हम हिटलर का उदाहरण ले सकते हैं। साथ ही साथ जलालुद्दीन खिलजी यह भी कहा करता था, राज्य को जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा समूह हिंदुओं का है, इसलिए इस देश का राज्य सच्चे अर्थों में इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से उसने उदारवादी निरंकुशवाद को अपनाया। सुल्तान बनने के तुरंत बाद ही 1290 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर, जो कि इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ के एक सूबेदार मलिक छज्जू, इसने विद्रोह कर दिया। साथ ही साथ उसने अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए और उनको चलाया भी। तो सबसे पहला विद्रोह जलालुद्दीन खिलजी के समय मलिक छज्जू ने किया और जलालुद्दीन खिलजी ने इस विद्रोह को दबा दिया। उसके बाद कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दे दी। अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा भी था और दामाद भी था। जलालुद्दीन के सुल्तान बनने के कुछ वर्षों के अंदर ही 1292 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी हलाकू के पौत्र अब्दुल्ला ने पंजाब क्षेत्र पर आक्रमण किया, किंतु अलाउद्दीन ने उन्हें पराजित कर दिया। इस प्रकार अलाउद्दीन ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। मंगोल आक्रमण के दौरान ही अलाउद्दीन के साथ उसका प्रसिद्ध सेनापति जफर खान भी था, जिसकी मंगोल आक्रमण को दबाने के दौरान मृत्यु हो गई। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जफर खान की मृत्यु कब हुई? तो 1292 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारियों को हराने के दौरान। साथ ही साथ अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो उसके 3 सेनापति प्रमुख थे जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। पहला सेनापति कौन था? पहला सेनापति जफर खान, अभी हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा सेनापति जो था उसका नाम था नुसरत खान और तीसरा सेनापति जो था उसका नाम था उलूग खान। तो इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मंगोल आक्रमण को दबाने के दौरान ही करीब 400 लोगों ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और यहीं भारत में रुक गए, जिन्हें कि नवीन मुसलमान कहा गया। तो ये पॉइंट भी ध्यान देना है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय ही 4000 लोगों ने भारत में इस्लाम धर्म ग्रहण किया और वे नवीन मुसलमान कहलाए। जलालुद्दीन के बारे में एक घटना फेमस है कि जलालुद्दीन ने ईरानी फकीर सिदी मौला, यहाँ पे सिदी मौला होगा, सिदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। 1292 ईस्वी में ही जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को भिलसा एवं देवगिरी पर आक्रमण करने की स्वीकृति दी और इस प्रकार जलालुद्दीन के समय मुसलमानों का दक्षिण भारत पर यह पहला अभियान था। इस अभियान से अलाउद्दीन को अपार धन की प्राप्ति हुई तथा देवगिरी के शासक ने उससे ये बात कही कि वह प्रतिवर्ष आपका हिस्सा आपको पहुंचा दिया करेगा। जब जलालुद्दीन के कहने पे अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया तो वहां से ढेर सारा धन दौलत लूट के कड़ा मानिकपुर में रुका। जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को यह बात पता चली कि अलाउद्दीन ने बहुत सारा धन लूटा है तो वो कड़ा मानिकपुर की तरफ चल पड़ा, लेकिन कहीं अलाउद्दीन खिलजी उसकी सेना को देखकर भाग खड़ा ना हो, इस वजह से उसने अपने सैन्य टुकड़ी को पीछे ही छोड़ के अपने कुछ विश्वसनीय सेनापतियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी से मिलने आया। किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और वहीं पर अपना राज्याभिषेक कराया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तो उस समय बरनी ने एक कथन कहा। बरनी ने कहा कि अभी शहीद सुल्तान के कटे हुए सिर से रक्त टपक ही रहा था कि शाही चंदोला अलाउद्दीन के सिर पर रखा गया। ये कथन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस प्रकार से हम लोगों ने खिलजी वंश और उसकी स्थापना के बारे में एक डिटेल जानकारी ली। खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति क्यों कहा जाता है इसको भी देखा और किस प्रकार जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना की और एक उदारवादी निरंकुश शासन की स्थापना की। इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा
कि जलालुद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में सबसे पहले दक्षिण भारतीय अभियान किए गए और हमने ये देखा कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी था और भतीजा भी था, किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की ही हत्या की और खुद दिल्ली का सुल्तान बना। अगले वीडियो में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, साथ ही साथ उसके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों और प्रशासनिक सुधारों के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने एक केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डाली, जिसकी झलक हमें आज भी देखने को मिलती है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। थैंक यू।